जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी के बूस्टर डोज की 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी सेकंड बुक के जो चौथा चैप्टर है मानव बस्तियां, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। आपके तैयार हैं तो चलिए रिवाइज कर लीजिए साथ में। और सब बच्चों को कहूँगा भी आप ये बुकलेट है जो टेलीग्राम के ऊपर शेयर भी की हुई है, अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, बस्तियां रिक्त स्थान व रिक्त स्थान में भिन्न होती है। सेटलमेंट को लेकर ये बहुत अच्छी लाइन है। बस्तियां किस चीज़ में भिन्न होती है? तो देखिएगा, बस्तियां आकार व प्रकार में भिन्न होती है। ये प्रश्न देने का उद्देश्य है भी इस प्रकार से रिक्त स्थान वाले फिल इन द बैलेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इस प्रकार से उठ जाते हैं। तो बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, क्या नगर आर्थिक वृद्धि के रिक्त स्थान रूप में कार्य करते हैं? नगर आर्थिक वृद्धि के किस रूप में कार्य करते हैं? तो नोड के रूप में। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव बस्ती किसे कहते हैं? एक चीज और बता दूं, आपको याद है ना, फर्स्ट बुक का जो अंतिम चैप्टर है वो भी मानव बस्तियों का है वैश्विक दृष्टि से, और आपका ये जो चौथा चैप्टर है ये भी मानव बस्ती का है इंडिया के संदर्भ में। तो बहुत कई चीज़ें इसमें कॉमन भी हैं, तो बहुत आसान रहता है भी। जैसे मानव बस्ती की चाहिए, यहाँ आपने कोई परिभाषा तैयार की है या वहाँ से की है, तो जो एक कर ली है वही आपको तैयार रखनी है। मानव बस्ती किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा अगर देंगे तो मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह है जिनमें मानव रहता है। तो कोई भी आकार प्रकार हो घर का जहां पर हम रहते हैं उसे मानव बस्ती कहा जाता है, ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, उनके नाम लिखिए। अच्छे से याद होगा भी भारत की ग्रामीण बस्तियों को हमने फर्स्ट बुक में ये नहीं पढ़ा था भी कितने प्रकार हैं, दो प्रारूप को अच्छे से समझा था। यहाँ पर भारत की बात आती है तो 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है और उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला, गुच्छित बस्तियां जिसमें मकान पास पास बने होते हैं। दूसरा, अर्धगुच्छित बस्तियां। तीसरा, परिक्षिप्त बस्तियां। और चौथा नाम आता है पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियों के स्थानीय नाम भी है, आपको याद होंगे, पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी। और किस क्षेत्र में ये इस प्रकार की बस्तियां इंडिया में मिलती है, एग्जाम्पल जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं उन्हीं पर आधारित कई बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन चारों नामों को आपको पता होना चाहिए। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है भी ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों को कौन से कारक या दशाएं हैं वो प्रभावित करती है। तो उसमें आपको पता है भौतिक लक्षण अर्थात भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता प्रभावित करती है। सांस्कृतिक और मानव जनित जो कारक हैं यानी सामाजिक संरचना, जाति और धर्म, और एक सुरक्षा संबंधी कारक जहां चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। तो इस प्रकार के ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखिएगा भी कौन से कारक भारत के अंदर ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को प्रभावित करते हैं। तो भौतिक कारक, सांस्कृतिक और मानवजनित कारक, और तीसरा आता है सुरक्षा संबंधी कारक। तो थोड़ा सा उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। 5वां प्रश्न है कि भारत में पल्ली बस्तियों के 4 स्थानीय नाम लिखिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो ढाणी, नगला, पाली, पाडा, पाना, तो ये नाम जरूर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहता है। अगला प्रश्न है 6 आपके सामने, कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में यात्रा के दौरान आप किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों का अवलोकन करेंगे? देखिए प्रश्न किस प्रकार से बन गया। आपको याद है आपने जब गुच्छित बस्तियां पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा भी उसके अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मध्य भारत का बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड है वो, वहां पर गुच्छित बस्तियां मिलती है। प्रश्न को ऐसे कह दिया भी आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो किस प्रकार की बस्तियां होगी। तो भाषा से आपको इतना उलझना नहीं है, आप प्रश्न की मूल थीम समझनी है। तो सीधी सी बात है, उत्तर क्या लिखेंगे आप? प्रश्न की भाषा उत्तर के अंदर दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भी मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में यात्रा के दौरान हम गुच्छित बस्तियों का अवलोकन करेंगे, यानी गुच्छित बस्तियां हमें देखने को मिलेगी। 7वां प्रश्न है कि गुच्छित बस्तियों की 2 विशेषताएं लिखी। तो जो क्या होती है वो बात बतानी है।
तो देखिए यहाँ 3 लिखी हमने, इस प्रकार से आप कोई 2 तैयार कर लें। पहला, उससे पहले आप हेडिंग बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, विगुच्छित बस्तियों की विशेषता, अंडरलाइन कर दें। और नंबर 1, इस प्रकार की बस्तियों में घर पास पास होते हैं। दूसरा, इसमें निवास क्षेत्र कृषि क्षेत्र से अलग होता है, यानी एक समूह के अंदर लोग रहते हैं और खेती की जगह है वो गांव के बाहर की तरफ होती है। तीसरा, ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानी भागों में मिलती है। जो उपजाऊ मैदानी भाग होते हैं वहां पर इस प्रकार की बस्तियां मिलती हैं। तो इस प्रकार से आप विशेषताएं लिख सकते हो। इसी प्रकार का प्रश्न अर्धगुच्छित बस्तियों को लेकर भी बनता है, भी अर्धगुच्छित बस्तियों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप हेडिंग बना सकते हो, पहले अर्धगुच्छित बस्तियों की विशेषताएं, और इस प्रकार से विशेषताएं लिख सकते हो, जिसमें पहली है कि ये बस्तियां किसी एकांकी बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम होती है। एकांकी बस्तियां आप समझ गए, एक तरीके से समझिए भी ढाणी अपने खेत में बना ली। गुच्छित बस्तियां जब बहुत ज़्यादा लोग मैदानी उपजाऊ मैदानी भागों में रहते हैं, वो उनके बीच की अवस्था होगी। तो एकांकी बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में, यानी थोड़े से इलाके में, जैसे हमारी साइड में बात करें तो कई बार कई ढाणियों का समूह हो जाता है, पास पास चक बन जाते हैं जिनको कहते हैं। और दूसरा है, इस प्रकार की बस्ती किसी बड़े सहत गांव के विखंडन के कारण भी निर्मित हो सकती है। सहत जो कहते हैं, गुच्छित जो गांव हैं वहाँ से काफ़ी परिवार है वो थोड़ा साइड में हो गए, अलग एक जगह पर अपने मकान बना लिए, तो वो इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि परिक्षिप्त अर्थात एकांकी बस्तियां क्या है, और भारत में परिक्षिप्त अथवा एकांकी बस्तियां किन क्षेत्रों में विकसित होती है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें भी परिक्षिप्त बस्तियां है क्या। तो देखिएगा, बिखरी हुई बस्तियों को एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियां कहते हैं। ये बस्तियां सुदूर वनों में एकांकी झोंपड़ी या कुछ झोंपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर, खेतों में या चरागाहों में दिखाई देती है, जैसे मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के जंगलों में इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती है। तो अगला प्रश्न है कि महानगर और मेगा नगर में अंतर लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, महानगर और मेगा नगर में अंतर लिखिए। तो देखिएगा, एक पहले आप हेडिंग बना सकते हो, महानगर की परिभाषा जो है वो इस प्रकार से है, 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं भी 10 लाख से 50 लाख की पॉपुलेशन जिस सिटी की होती है उसे महानगर कहा जाता है। और मेगा नगर, जब 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं उनको मेगा नगर कहा जाता है। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, कई बार प्रश्न भी आए भी सर, जब हम फर्स्ट बुक पढ़ते हैं जहां हम मेगा सिटी के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसकी बात कर लें भी, उसके अंदर 1 करोड़ की बात आती है। देखिए वो वैश्विक दृष्टि से है। जब यहाँ पर जब बोर्ड के अंदर प्रश्न आ जाए और कोई विशेष बात वहाँ नहीं लिखी हो भी, भारत के संदर्भ में है या वैश्विक संदर्भ में, आप अपनी मर्जी है कोई भी आप लिख सकते हो। तो मेगा नगर या मेगा सिटी की बात है तो इंडिया की बात आती है तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। और आपको पता है इंडिया में जो मेगा नगरों की सूची पड़ी होगी भी 6 मेगा नगर है, लेकिन आप देखेंगे उस लिस्ट में तो उसमें तो बहुत सौ की जो जनसंख्या है वो 50 लाख से अधिक हैं। तो फिर 6 ही क्यों। तो फिर वैश्विक संदर्भ देखिए, जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर और उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक होती है उन्हें मेगा सिटी कहा जाता है। तो यहाँ एक बार यही समझिए भी इंडिया संदर्भ में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है, जबकि मेगा सिटी की बात लिखते हैं वो है मेगा नगरी। मेगा सिटी की वैश्विक दृष्टि से तो वहाँ हम 1 करोड़ की बात है वो करते हैं। और भारत के अंदर 6 जो मेगा सिटी मेन माने गए हैं जिनकी पॉपुलेशन आप देखेंगे भी किससे ज़्यादा है भी 50 लाख से ज़्यादा है, ऐसे 6। अब आज धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो एक अलग बात है भी, पुराने डाटा के अनुसार ही बात की जाती है। 6 मेगा नगर हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, फर्स्ट बुक में एक कन्फ्यूजन और रहता है कि सबसे पहले मेगा सिटी बनने का श्रेय किसको मिला। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मेगा सिटी यानी 1 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है वो न्यूयॉर्क की हुई थी। तो
तो सबसे पहले न्यूयॉर्क शहर को, सिटी को मेगा सिटी बनने का श्रेय प्राप्त हुआ था। कन्फ्यूजन रहता है मिलियन सिटी को लेकर, रहता है बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर। तो बताऊं, मिलियन सिटी पहला जो बना वो 1800 में बन गया था, लंदन। मिलियन सिटी कौन बना? लंदन बना सबसे पहले। लेकिन मेगा सिटी यानी 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या सबसे पहले किसकी हुई? न्यूयॉर्क की हुई। तो ध्यान रखिएगा, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ा सा आप संयम रखकर इन चीज़ों को समझेंगे तो आराम से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद एक बहुत प्यारा प्रश्न है कि महानगर नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? महानगर जो होते हैं वो नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो देखिए, कई महानगर और मेगा नगर मिलकर नगरीय संकुल बनाते हैं जिनमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। तो वो मेगा सिटी वाली बात ही आ गई यहाँ पर, ठीक है। कई महानगर और मेगा नगर मिलकर एक नगरीय संकुल बनाते हैं जिनमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। तो जब हम वो 6 की बात करते हैं, 6 मेगा नगर की बात आती है, तो वो एक प्रकार से क्या हो गए? नगरीय संकुल हो गए जिनकी 50 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है। तो पाठ्य पुस्तक की भाषा थोड़ी कई 2 जगह फिर गड़बड़ हो जाती है, स्टूडेंट को, टीचर्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसे समझ लें भी कई महानगर और मेगा नगर मिलकर नगरीय संकुल बनाते हैं जिनमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती हैं, और ऐसे 6 नगरीय संकुल जिनको हम मेगा नगर के रूप में पढ़ते हैं वो इंडिया में 6 हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मेगा नगर कितने हैं? ये ऊपर वाली बात आ गई ना, ये रियल में ये क्या है? नगरीय संकुल हैं। लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत में मेगा नगर के हिसाब से बताया है। मेगा नगर कितने हैं? 6 हैं। वृहद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद है। आप इसी हिसाब से अब इनको एक बार तैयार कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़े नगरीय संकुल का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है? वृहद मुंबई है। 2011 की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 1 करोड़ 84 लाख के आसपास पॉपुलेशन है इसकी, सबसे अधिक है। उसके बाद क्या किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार से की जाती है? तो नगरीय संकुल बनने के 3 तरीके होते हैं। तो एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का संयोजन होता है, यानी 3 तरीके से जो नगरीय संकुल है वो बन सकते हैं। एक तो पहला है एक नगर और उसका संलग्न विस्तार, यानी उससे जुड़ा हुआ जो विस्तार बढ़ गया वो। दूसरा, विस्तार सहित अथवा बिना विस्तार के 2 या 2 से अधिक सटे हुए जो नगर हैं, तब नगरीय संकुल बन सकता है। तीसरा, एक नगर और उससे सटे हुए एक या एक से अधिक नगरों का निर्माण हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न है, तो समझ लीजिएगा ये 3 तरीके से नगरीय संकुल बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव की अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक होते हैं? मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव जब की जो स्थिति है उसको कौन से कारक एक तरीके से उत्तरदायी होते हैं? तो समझिएगा, मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव की अवस्थिति में जल की उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावकारी कारक होता है। भी मरुस्थल के अंदर गांव तभी बसेंगे जब वहाँ कम से कम पानी की व्यवस्था तो हो। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता और जलवायु दशाएं भी मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव की अवस्थिति को प्रभावित करती हैं। तो 3 चीज आ गई, 3 कारक मुख्यतः प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ा है जल की उपलब्धता, दूसरा है कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, और तीसरा है जलवायु दशाएं या परिस्थितियां। तो ये 3 प्रभावित करते हैं। आप ऐसे सीधे पॉइंट के हिसाब से भी 1 2 3 ऐसे नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर क्या है? इसके विकसित होने के कारण बताइए। भारत के प्राचीन नगरों के नाम बताइए। तो इस प्रकार से भी एक प्रश्न निकल सकता है। प्राचीन नगर, तो भारत में 2000 वर्षों से पूर्व स्थापित और ऐतिहासिक भूमिका वाले नगरों को प्राचीन नगर कहा जाता है। विकसित होने का कारण है इनका विकास धर्म और संस्कृति के आधार पर माना जाता है। फिर है भारत के प्राचीन नगरों की बात करें तो वाराणसी, पाटलिपुत्र जो कि अब पटना के नाम से जाना जाता है, प्रयाग जो पहले इलाहाबाद के नाम से, और मदुरई तमिलनाडु वाला। तो ये वाराणसी, पाटलिपुत्र, प्रयाग, मदुरई ये प्राचीन नगरों की श्रेणी में आते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न निकलता है इस प्रकार से भी। अगला प्रश्न है कि भारतीय नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के तहत वर्गों के नाम लिखिए।
इस प्रश्न को समझिएगा। ये अगर आ जाए भी भारतीय नगरों का प्रकारात्मक वर्गीकरण को समझाइए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़े प्रश्न के रूप में आ जाए, आपको अगर इनके नाम याद हैं तो आप अच्छे से, आपको पता है कई भागों में बांट रखा है, यानी जो शहर जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है वही उसका आधार हो जाता है। प्रशासनिक नगर कौन से होते हैं? हर राज्य की जो राजधानी होती है वो प्रशासनिक नगर होता है। जहां उद्योग विकसित है वो औद्योगिक नगर, जहां परिवहन की सुविधा अच्छी है उसकी दृष्टि से उसकी पहचान है तो वो परिवहन नगर हो गए। व्यापार की दृष्टि से प्रसिद्ध है तो व्यापारिक नगर होंगे। जहां खनिज मिलते हैं तो वो खनन नगर होंगे। गैरीसन नगर जो छावनी होते हैं। पर्यटन की दृष्टि से कोई फेमस है, लोग देखने के लिए आते हैं तो वो पर्यटन नगर होगी। पढ़ाई की दृष्टि से कोई प्रसिद्ध शहर है तो वो शैक्षिक नगर हो गया। और जो मंदिरों इनके लिए जाने जाते हैं तो वो धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो भी हमने 9 भागों में भारतीय नगरों को बांट रखा है। कई बार बोर्ड परीक्षा में इनके एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको रटने की ज़रूरत कहाँ है। हम पूरे सिलेबस में इन्हीं चीज़ों के बारे में तो पढ़ते हैं, अगर गौर करेंगे तो याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जैसे आया ना 6 नंबर पे ऊपर गैरीसन नगर, तो गैरीसन नगर क्या होते हैं और उनका क्या प्रकार्य होता है, यानी प्रकार्य मतलब कार्य, फंक्शन। तो गैरीसन नगर छावनी नगर होते हैं। छावनी, आर्मी की जो छावनी होती है, इन नगरों का विकास सैन्य कार्यों के लिए किया जाता है। आर्मी से रिलेटेड कार्य हैं वहाँ पर किए जाते हैं। और आप गैरीसन नगर भी याद होंगे आपको अच्छे से, अंबाला है, जालंधर है, महू, बबीना, उधमपुर, ये गैरीसन छावनी नगर हैं। औद्योगिक नगरों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। यहाँ प्रश्न इसलिए दिए हैं इस प्रकार के ताकि आपको प्रश्नों के तरीके भी समझ में आ जाए। तो मुंबई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, इस प्रकार से जिन भी उद्योगों के बारे में आपने पढ़ा है उनसे संबंधित जो लोकेशन आपने इंडिया में पढ़ी है वो लिखनी है बस। यहाँ जरूर नहीं भी आपने जो औद्योगिक नगर जो किताब के अंदर दिए हैं वही लिखो, आपकी मर्जी है बस। वो जैसे मोदी नगर है, कोयम्बटूर है, तो जो भी बहुत से पढ़े हैं आपने इस बुक में आगे जाकर, जो औद्योगिक वाला जो अपना चैप्टर है उसके अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, क्या प्रशासन नगर किसे कहते हैं या प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तो प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, या राज्यों की राजधानियां वाला जो नगर होता है वो प्रशासनिक शहर कहलाता है। जैसे नई दिल्ली हो गया, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की है, भोपाल एमपी मध्य प्रदेश की है। तो प्रशासनिक नगर यानी मुख्यालयों वाले जो शहर होते हैं, प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जहां पर होता है। अगला प्रश्न है, खनन नगर किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। वे नगर जो खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में विकसित हुए हैं वो खनन नगर कहलाते हैं। जैसे रानीगंज हो गया, आपका झरिया हो गया, डिगबई हो गया, अंकलेश्वर हो गया, सिंगरौली हो गया। हमने खनिज वाले चैप्टर में ऐसे बहुत से जगहों के नाम हैं वो पढ़े हैं, कोई भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है कि पर्यटन नगर किसे कहते हैं? राजस्थान के 2 प्रमुख पर्यटन नगरों के नाम हैं वो बताइए। पर्यटन नगर किसे कहते हैं? तो उससे के लिए स्वास्थ्यप्रद जलवायु, सुंदर प्राकृतिक दृश्य की सुविधा प्रदान करने, मनोरंजन के साधन जुटाने वाले नगर को पर्यटन नगर कहते हैं। पूरी बात लिख दो, या अगर एक लाइन एक पॉइंट याद है तो उसके आधार पर लिख दो भी। अच्छी जलवायु है, जहाँ सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने की सुविधा मिलती है, वो पर्यटन नगर है। जैसे राजस्थान के संदर्भ का प्रश्न है तो जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, माउंट आबू हो गया। तो इस प्रकार से जो भी दर्शनीय स्थल हैं प्राकृतिक दृष्टि से, आप उनके उदाहरण हैं वो यहाँ पर दे सकते हो। एक बहुत अच्छा प्रश्न क्या 1991 की भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती के लिए वांछित न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फर्स्ट वाली बुक के अंदर वो सारे चारों पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। 1991 की भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती निर्धारण की क्या विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, क्या भारत में नगरों का उदय किस काल से हुआ है और किला नगर से क्या आशय है? तो भारत में नगरों का जो उदय है वो प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न में भी आ सकती है ये लाइन। भारत में नगरों का उदय प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। और किला नगर क्या है? वे नगर जिनका निर्माण मध्य काल में प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ है, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये सारे किला नगर कहलाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया है? इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं, बहुत अच्छा है भी। तटीय स्थानों पर ही नगरों का विकास क्यों किया?
क्योंकि आपको पता है सबको भी अंग्रेज भारत में किसके लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे भी। तो अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास व्यापार के उद्देश्य से किया। उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी जैसे जो व्यापारिक पत्तन बंदरगाह है वो विकसित किए, ताकि जलयानों के माध्यम से अपना व्यापार है वो आसानी से कर सके। आए व्यापार करने थे और कम वक्त राज करने बैठ गए थे यहाँ पर। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। उसके बाद अच्छा प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य लिखिए। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है शहरों को बढ़ावा देना जहां आधारभूत सुविधा, साफ पर्यावरण उपलब्ध हो। तो अच्छा इन्वायरमेंट देना, सिटी की संख्या बढ़ाना, लेकिन साफ सुथरे इन्वायरमेंट के साथ, ये स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है। उसके बाद निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं जो हमने ऊपर पढ़े। एक तरफ अब जरूरी नहीं भी यहाँ जो मैंने 4 नाम लिख दिए भी, भिलाई, चंडीगढ़, शिमला, यही आएगा या इसी क्रम में मिलेंगे भी, ऊपर वाले 2 आपस में मिल गए, नीचे वाले नहीं। आपको समझ आधारित भी, प्रशासनिक नगर इनमें चंडीगढ़ था तो उसकी तरफ निशान लगा दिया, औद्योगिक नगर भिलाई था। या जब कॉपी में आप लिखें तो प्रशासनिक नगर लिख के, जब क्योंकि आपको वहाँ प्रश्न रिपीट नहीं करना, उत्तर लिखना है, तो सीधा आप चंडीगढ़ लिखें सामने। औद्योगिक नगर भिलाई हो गया, शैक्षिक नगर रुड़की हो गया, पर्यटन नगर शिमला हो गया। न कि ये ध्यान रखिए भी ऊपर वाले 2 मिलाने होते हैं और नीचे वाले 2 मिलाने होते हैं। आपको अगर इन नगरों की परिभाषा अच्छे से समझ है तो आप आसानी से इनका चयन है वो कर सकते हो। उसके बाद बहुत अच्छा प्रश्न कि भारत में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ है, क्यों हुआ? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के कारण भारत में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ है। तो यानी गाँव के अंदर भी अब छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे स्थापित होने लग गए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, तो इसलिए मध्यम और छोटे नगरों का विकास है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक बहुत ही प्यारा सुपर डुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर का, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में 3 मूलभूत अंतर लिखिए। आप अगर ऐसा प्रश्न आ गया कैसे भी लिखें, फर्स्ट बुक के अंदर भी हमने ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर की बात की, यहाँ भी कर रहे हैं। जो भी आपको अच्छे से याद है, 2 अलग अलग जगह से करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रामीण बस्तियों के लोग जीवन यापन के लिए प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों के लोग द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ क्रियाओं में जुड़े होते हैं। चाहिए आप टेबल बनाकर एक तरफ ग्रामीण बस्तियां लिखो, एक तरफ नगरीय बस्तियां लिखो, वैसे भी लिख सकते हो। दूसरा अंतर आता है कि ग्रामीण बस्तियों के लोग कम गतिशील होते हैं, इधर उधर बहुत कम जाते हैं और उनमें सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज, सुख दुख में बहुत साथ देते हैं। जबकि नगरीय बस्तियों के लोगों का जीवन जटिल और तीव्र होता है और उनमें सामाजिक संबंध औपचारिक, दिखावटी होते हैं, फॉर्मलिटियां करते हैं बस। तीसरा अंतर है, नगरीय बस्तियां अपने लोगों के साथ साथ ग्रामीण बस्तियों को भी अनेक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराती है। पास के गांव के लोग शहर में जाकर अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं और बदले में ग्रामीण बस्तियां इन नगरीय बस्तियों को भी चीजें देती है, जैसे दूध, फल, सब्जी, श्रमिक, मजदूर, ये कहाँ से आते हैं? गाँव में। तो एक हाथ लें और एक हाथ दे वाली बात है, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही जरूरी है। तो एक बहुत प्यारा प्रश्न है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर है वो लिखिए। अपना यूट्यूब चैनल जिस नाम से है सिद्धिविनायक संग्रिया, टेलीग्राम चैनल भी है सिद्धिविनायक संग्रिया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी उपलब्ध है। प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, फिर आप सर्च कर लें सिद्धिविनायक संग्रिया और फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और इस हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए होते हैं और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी दिया हुआ होता है, तो आप वहाँ से भी उसको ज्वाइन है वो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज के इस पेपर को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। थोड़ी बहुत कहीं कोई कमी रहती है तो आप दोबारा इसको तैयार करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप अच्छे से रिवाइज करते जाएं, बस घबराएं नहीं, इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें भी मेरे याद नहीं रहते, ये काम आपका नहीं है। आप एक बार इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं भी मेरे तो याद नहीं होते, भूलता हूँ, तो क्यों ना एक बार आप इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे दें भी मेरे तो याद होते हैं, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मेरे तो याद होते हैं, मेरे तो याद होते हैं। क्या हम इस सकारात्मकता में नहीं जी सकते? हम ऐसे क्यों हो गए हैं भी हमें नेगेटिव चीज़ पर ही अट्रैक्शन ज़्यादा होता है? सकारात्मकता पर जोर दीजिएगा, अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम पार पाकर रहेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।